प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक समारोह में भाग लेने से पहले नियमों और अनुष्ठानों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अनुष्ठानों के लिए यम नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। 11 दिवसीय संहिता में तपस्या और ध्यान, विशेष सात्विक आहार के साथ मन और शरीर को शुद्ध करना शामिल है, जिसमें प्याज, लहसुन और कई अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल कंबल के साथ फर्श पर सो रहे हैं और केवल नारियल पानी ही पी रहे हैं। मंदिर के अभिषेक के लिए अनुष्ठान 12 जनवरी से शुरू हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा करेंगे। लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान करेगी। अभिषेक में देश विदेश से 11,000 से अधिक अतिथि शामिल होंगे, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों को आधे दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 से 29 जनवरी को देश भर में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने वाले हैं। पार्टी ने राज्यों को 5 क्लस्टर में बांटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रत्येक क्लस्टर का बार-बार दौरा करेंगे। अमित शाह तेलंगाना राज्य के प्रभारी है। वो हाल ही में कोंगराकला में पदाधिकारियों की राज्यव्यापी बैठक में शामिल हुए थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 24 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा शुरू की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लेटकोर में अपने मुख्यालय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अपनी तरह के पहले आसाम राइफल्स के साइबर सुरक्षा केंद्र का शिलांग में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र आसाम राइफल्स की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को विश्वास नगर इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित किया है, उनकी सरकार की नीतियों में वंचितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा, इस अभियान में भाग लेने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हुआ है, जिसने हर व्यक्ति को विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से जोड़ा है। दिल्ली भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी के अन्य नेताओं के साथ नड्डा ने पूर्वी दिल्ली के पशुपतिनाथ मंदिर में सफाई कार्य किया। नड्डा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने की शपथ दिलाई। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार रात जिला अध्यक्षों और पार्टी के 5 अन्य विंगों के प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा की है। जिला प्रमुख हैं निजामाबाद के लिए दिनेश कुमार कुलाचारी, करीमनगर के लिए जी कृष्णा रेड्डी, संगारेड्डी के लिए गोदावरी, मेदक के लिए गद्दाम श्रीनिवास, रंगारेड्डी शहरी और सामा रंगारेड्डी, सिकंदराबाद के लिए बी श्याम सुंदर गौड़, रंगारेड्डी ग्रामीण और बी नरसिम्हा रेड्डी, विकाराबाद के लिए के माधव रेड्डी, मेडचल शहरी, पी हरीश रेड्डी, मेडचल ग्रामीण और पी विक्रम रेड्डी, हैदराबाद सेंट्रल के लिए एन गौतम राव, नालगोंडा के लिए वर्षित रेड्डी, महबूब नगर के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी, वारंगल के लिए गंता रवि और इत्यादि। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पी गंगा रेड्डी किसान मोर्चा के नए प्रमुख है। डॉक्टर शिल्पा महिला मोर्चा के लिए, आनंद गौड़ ओबीसी मोर्चा के लिए, एस महेंद्र युवा मोर्चा के लिए, के श्रीधर एससी मोर्चा के लिए और डॉक्टर जे गोपी एसटी मोर्चा के लिए प्रमुख हैं। प्रमुख अफ्रीकन अमेरिकन हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका मेरी मिलबेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता है, क्योंकि अमेरिका में कई लोग उन्हें दोबारा निर्वाचित होते देखना चाहते हैं। संबंधों को और अधिक स्तरों तक मजबूत किया जा सकता है। 41 वर्षीय मिस मिलबेन ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मई में जीतने की राह पर है। मिस मिलबेन एक लोकप्रिय अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में बताया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए बहुत अधिक समर्थन है। मेरा मानना है कि कई लोग प्रधानमंत्री को फिर से निर्वाचित देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर से वो भारत के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। भारत 2024 में आम चुनाव की ओर अग्रसर है और अमेरिका इस नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव की ओर अग्रसर है। उन्होंने जून में प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका में एक कार्यक्रम में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया था।
वार्ता में पार्टी का नेतृत्व करने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति से कहा है कि किसी भी अन्य रियासत के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के प्रभारी कांग्रेस महासचिव ने कहा, न तो बैठक में अविनेश पांडे और न ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। उनकी अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों के सूत्रों ने कहा कि श्री राय और श्री पांडे और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। ये बहस तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एक स्थानीय टेलीविजन चैनल में एक रिपोर्ट को हरी झंडी दिखाई, जिसमें उन सीटों का विवरण दिया गया था जिन पर कांग्रेस दावा कर रही है। कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस से स्पष्ट शब्दों में कहा, हम मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं कर सकते। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निर्देशालय पूछताछ के लिए चौथे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जवाब की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री को गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है और 3 बार समन से बचने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। श्री केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करते हुए 4 बार समन से बच चुके हैं। उन्होंने समन को अवैध बताया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री को कोई छूट नहीं दी गई है। छूट केवल राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रदान की जाती है, इसलिए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच एजेंसी को अपने जवाब में श्री केजरीवाल ने उनसे ये बताने के लिए कहा है कि क्या उन्हें गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। श्री केजरीवाल 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पिछले 3 समन में शामिल नहीं हुए हैं। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को असम के जोरहाट शहर के अंदर अपने अनुमत मार्ग से कथित तौर पर भटकने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केपी बाइजू के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक अधिकारी के अनुसार जुलूस ने अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाने के बजाय शहर में एक अलग मोड़ ले लिया और इससे क्षेत्र में अराजक स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ जोरहाट सदर पुलिस में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी के अनुसार एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के मानदंडों का पालन नहीं किया और इसने सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया है। मार्च का असम चरण 25 जनवरी तक जारी रहेगा। ये 17 जिलों में से 833 किलोमीटर की यात्रा करेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में विशाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां और अनुष्ठान चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थापित रामलला की मूर्ति का पहला दृश्य गुरुवार को सामने आया है। जब मूर्ति को मंत्र उच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया तो उसे सफेद कपड़े से ढक दिया गया। शुक्रवार को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और एक हवन समारोह निर्धारित है। भव्य हवन समारोह के दौरान भजनों और पवित्र वैदिक मंत्रों की जाप के साथ एक बड़ा अग्निकुंड तैयार किया जाएगा जो वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भर देगा। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 41 इंच की मूर्ति को गुरुवार तड़के मंदिर में लाया गया। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या नगर निगम आश्रय स्थल बना रहा है। आश्रय स्थल रामचरितमानस की थीम पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक वर्तिका शुक्ला ने कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी अधिक वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बहुत सारे कौशल है जो कई देशों में निर्यात क्षमता के रूप में उभर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के मौके पर ANI के साथ एक साक्षात्कार में शुक्ला ने कहा कि EIL को उम्मीद है कि दावोस के बाद विशेष रूप से विश्व आर्थिक मंच 2024 और 2025 के बाद पर्याप्त बदलाव आएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के पास मौजूद अवसरों के बारे में पूछे जाने पर वर्तिका शुक्ला ने कहा, ये एकमात्र देश है जहां हमारी इतनी वृद्धि हुई है। हमारे पास बहुत सारे कौशल है जो आज कई देशों में निर्यात क्षमता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की नीतियों के मामले में अविश्वसनीय भारत विश्वसनीय भारत बन गया है। The summit at Davos, in fact, WEF has opened avenues for EIL. Incredible India has become the credible India in terms of policies that the government of India has in place under the leadership of Honorable Prime Minister Modi. The stakeholding for us in such dialogues is of a kind I have never seen before. The summit at Davos
In fact, WEF has opened avenues for EIL, and since we are a global consultancy company, we've got to meet stakeholders sharing the vision towards sustainable technologies in the future, helping us dream the energy transition story. So we've met under the leadership of our Honorable Minister Puri, a lot of companies who are working with biofuels, who are looking at digital interventions, digital deployment, and also bring us the requirement of skills which a company has to offer to build their own capacity, building their capability, and also doing the project implementation, which we are so good at. How is the mood? You have participated in the Congress and you have met a lot of people here. So how is the mood about the investors and the technological companies, towards India? Sure. It's absolutely exciting. As we say, the incredible India has become the credible India in terms of policies that the government of India has in place under the leadership of Honorable Prime Minister Modi. The acceptability and the recognition of the change in both the public and the private sector space, and the receptiveness of the governance to the needs of the industry, both locally and globally, is actually felt in a very perceptible manner in all the discussions at Davos, and in all the interactions that we've had, the bilateral meetings that we have had under the aegis of our minister. The stakeholding for us in such dialogues is of a kind I have never seen before.